Hello friends, this is Aswani Sadhna Arjun Dubedi, Assistant Professor, Law College Dehradun, Uttaranchal University. Friends, we have discussed the concept of contract, or we can say meaning and definition of contract in our last lecture. Today we are going to discuss further this concept, but इससे पहले कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ स्टार्ट करूं, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रहट। रहट क्या होता है कि पुराने ज़माने में कुएं जो होते थे, उन कुएं से पानी निकालने के लिए एक सिस्टम होता था पूरा। वो क्या होता था, कई बाल्टी जो है बकेट वो लगे होते थे उसमें, और एक लकड़ी से ये बंधे होते थे और उसको बैल चलाते थे। अगर आपने ये कभी ना देखा हो तो एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, इस गाने को देखिएगा, इसमें ये रहट दिखाया गया है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये बैल इसको लकड़ी को घुमाते थे तब वो बाल्टियाँ ऐसे करके चलती थी, और उससे पानी जब जाती थी नीचे तो खाली जाती थी, नीचे से पानी भरती थी, ऊपर लाती थी, वो पानी लौट देती थी और फिर चलता रहता था। इससे क्या होता था, सिंचाई होती थी खेतों की। एक बार क्या हुआ कि उस राज्य का राजा जो है वो उधर से निकल रहा था, उसके घोड़े प्यासे थे, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि कहीं से पानी देखो और इन घोड़ों को पानी पिलाओ। तो सैनिकों ने देखा कि रहट चल रहा है पास में, तो राजा गया और राजा ने कहा उससे, रहट वाले से, कि आप जो है वो पानी पिला दो हमारे घोड़ों को। उसने कहा कि जी सरकार, तुरंत पिलाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही घोड़े पानी पीने के लिए गए तो जो रहट चलता है उसमें पानी गिरता रहता है, तो उसमें आवाज़ बहुत आती है, तो उस आवाज़ से घोड़े जो है वो पानी के पास में नहीं जा रहे थे। तो राजा गुस्सा आया, राजा ने उससे कहा कि ये आवाज़ बंद करो, मेरे घोड़े जो है वो जा नहीं पा रहे हैं। अब जैसे ही ये आवाज़ बंद करने के लिए उसने बैल को रोक दिया, अब आवाज़ बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो गया। अब राजा को और ज़्यादा गुस्सा आया, उसने कहा कि देखो, या तो मेरे घोड़ों को पानी पिलाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तब उस आदमी ने राजा से कहा, बोले देखिए राजा साहब, ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर पानी पीना है तो इस आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि ये आवाज़ ना आए और पानी पीने को मिल जाए, क्योंकि आवाज़ से ही पानी आता है। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो आपकी भी डेली रूटीन में जो आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप इन्हें रोकना चाहेंगे तो ये नहीं रुकेंगी। कि आज नानी आ गई हैं, आज मौसी आ गई हैं, आज इसकी शादी है, आज फ्रेंड के पास जाना है, आज मौसम अच्छा नहीं है, या आज मौसम अच्छा है चलो बाहर घूम लें, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस जो भी बच्चा लेगा तो वो ज़िंदगी भर केवल एक्सक्यूजेस ही लेता रहेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो इस आवाज़ के साथ ही करना होगा। मतलब आपकी सराउंडिंग्स में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और इसी के साथ अगर आपको अपना कंपटीशन निकालना है, अपना कुछ करना है तो कर लीजिए। और एक्सक्यूजेज अगर आप निकालने पाएंगे तो आप एक्सक्यूजेज ही निकालते रह जाएंगे, क्योंकि एक्सक्यूजेज तो हर चीज़ के लिए जा सकते हैं, और दुनिया में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। हमें बस ये देखना है कि जो भी चीज़ हमको मिल रही है उसमें से हमारे काम की कितनी है। आपके काम की जितनी है उतनी आप ले लो, बाकी छोड़ दो। बाकी दुनिया को सुधारने की कोशिश ना करो। जैसे कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज की बुराइयां देखते रहते हैं, यहाँ ये चीज़ सही नहीं है, ये सिस्टम सही नहीं है। कभी कभी तो कहते हैं ये फैकल्टी आते हैं, ये स्मार्ट नहीं लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आपको जो मिल रहा है उससे आप कितना अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक ऐसे जनरल बात हो गई। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें, कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग की थी हमने कॉन्ट्रैक्ट की। इन इंडिया द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न्स विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It came into force 1st September 1872. It's extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But after the repealing of Article 35A, the extent of Indian Contract Act is whole of India. Now we have discussed what is contract. Contract means any agreement enforceable by law. What is agreement?
promise or group of promises forming consideration to each other, agreement. What is promise? Whenever offer is accepted, it becomes a promise. Or we can say offer when one person signifies his willingness to do or not to do and purpose is to get another's assent. That is offer. If offer is accepted by the offering, it becomes promise. And if promise or group of promises forming consideration to each other, agreement. And if that agreement can be enforced by law, is contract. Consideration means something in return. Now friends, today I am going to discuss what are the essentials of a contract. We have discussed earlier that we can say contract is equal to enforceability by law plus intention to create a legal obligation. Because social or domestic obligation should not be considered as legal obligation, and social and domestic obligation will not be converted into contract. Now, what is enforceability? We have discussed that enforceability means fulfillment of the conditions provided under Section 10 of Indian Contract Act plus intention to create a legal obligation. So, we will discuss what are the essentials of a valid contract. देखिए, आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, नोट्स अपना खुद बनाइए, ठीक। हाँ, मैं केवल इसलिए ये कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ को आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे ये देखिए, अगर हम इसेंशियल्स की बात करें, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इसेंशियल्स क्या क्या है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। अब देखिए इसके इसेंशियल्स क्या क्या है। फर्स्ट इसेंशियल है, देयर मस्ट बी एन लीगल इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. If the obligation is social or domestic, then it will not be converted into contract, because there must be an essential that the agreement must be with an intention to create a legal obligation. And the leading case on this very point is Balfour versus Balfour. In this particular case, the husband makes and promise to his wife that he will give some maintenance in every month, but after that husband denied to give the maintenance. By filed a petition, and court observed that this is not a valid contract because intention is not to create a legal obligation. This is mere a domestic obligation, and domestic obligation will not be converted into contract. So friends, for a valid contract, the first essential element is there must be an intention to create a legal obligation, and to an intention to create a legal obligation plus fulfillment of the conditions of section 10. Now, what section 10 provides? Section 10 provides that all agreements are contract if they are made with the free consent of the parties. Parties must be competent to contract. The consideration and object must be lawful, and that agreement should not be declared void by the law, or if there is any formalities that should be fulfilled. Now, if we talk about essentials of a valid contract, first essential is legal obligation. Legal obligation, leading case Balfour versus Balfour. Second essential element, competent parties. Parties must be competent to enter into a contract, and competency means parties must be major,
parties must be of sound mind, and parties should not be declared incompetent to enter into the contract by any other law. Section 10 and competency we will discuss in very detail afterwards. Third essential element of contract, there must be free consent of parties. The consent must be free for a valid contract. And consent means when two persons agreed upon same things in the same sense. And free consent means a consent is said to be free if this is not taken by the misrepresentation, coercion, undue influence, fraud, or mistake. Object and consideration should be lawful. The object of the agreement and the consideration of the agreement both should be lawful. If the object or consideration will not be lawful, then it is not considered a valid contract. Object and consideration should be lawful means, for example, if a person makes an agreement to another person and says whether you are agree to buy my bike, that person agrees upon, but he said that I will give you my bike if you murder V. Here the consideration is unlawful. Same example, if that person said that I will give you my bike to you and the purpose is the money which I will receive from you, that money will be used to give, that money will be used to give that money to a person who murders C. In this very example, the object of the agreement is unlawful. So friends, the consideration and the object both should be lawful, not declared void by law. Next essential. For example, Section 53A of Transfer of Property Act, it declares fraudulent transfer void, or we can say Section 23 unlawful, against the trade, against the marriage. If law declares any agreement void, then the contract will be void. Last, fulfillment of formalities, if any, given for a particular contract. For example, in writing, if there is any requirement which is necessary for a particular contract, then the fulfillment of that very requirement is necessary. For example, if there is any transfer of immovable property, then law says that the transfer of immovable property will be with registered deed, and registered deed means it should be in writing. And we all know that contract may be oral and may be in writing, but for the transfer of immovable property, the requirement is it should be in writing. So it must be in writing for a valid contract. So friends, these are some essentials for a contract to be valid. First one, there must be an intention to create a legal obligation. Second, parties must be competent. Third, consent must be free consent. Consideration and object must be lawful. Law does not declare void any contract, and if there is any requirement of fulfillment of any formalities, then that formalities must be fulfilled. So friends, these are some essential elements of contract, and those essentials should be fulfillment for a contract to be valid. Now friends, we are going to discuss types of contract.
This is very important topic and some technical too. When we discuss types of contract, then types of contract may be divided on the basis of formation, on the basis of validity, and on the basis of performance. For example, if we talk about the on the basis of formation, on the basis of formation, contract may be valid, voidable, void. On the basis of formation, it may be express, implied, quasi contract, tacit contract. And on the basis of performance, it may be executed, executory, bilateral and यूनिलेटरल. आप चाहें तो एक बार इसको ऐसे देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. हम जो है जो ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी मीन्स void, valid, voidable. On the basis of formation, फॉर्मेशन के हिसाब से क्या हो सकता है, क्वासी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टेसिट. और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल. अब देखिए हम इसको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. जैसे अगर हम कहें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. On the basis of validity, contract may be void, valid and voidable. First we will discuss valid. If the agreement is enforceable by law, then this is a valid contract. Voidable, voidable means voidable, able to void, means it can be declared void by the court of law, but until and unless it is not declared void by the court, it will be valid. And it can be declared void by the court only by the aggrieved party. After that, void contract. Void contract means void contract is valid in its essential position, but afterward, due to some changes in law or due to some conditions, the performance of that contract becomes impossible. So we can say void contract means a contract when it ceases to become impossible. फिर समझ लीजिए, अगर हम वैलिडिटी के हिसाब से बात करें तो वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 तरह से कह सकते हैं. एक वैलिड होता है, एक वॉइड होता है, एक वॉइडेबल होता है. वैलिड वो होगा जिसे एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके. वॉइडेबल वो होगा जो वैलिड होता है, बना रहता है, लेकिन इसको वॉइड कराया जा सकता है कोर्ट में, और कराएगा कौन, केवल एग्रीव्ड पार्टी. और एक होता है वॉइड. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट दो अलग चीज़ें हैं, ये खूब अच्छे से समझ लीजिएगा. मैंने अभी नीचे लिख रखा है वॉइड एग्रीमेंट, मैं इसको साथ में लूँगा. देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब वो वैलिड होता है, लेकिन बाद में इसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी वजह से. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अभी ये देख लीजिए. जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जो है वो 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको 25 तारीख को ये सामान यहाँ पे पहुँचा देंगे. अब 1 तारीख को जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये वैलिड था, लेकिन 15 तारीख को मान लीजिए लॉकडाउन लगा दिया गया. अब लॉकडाउन लगने के बाद क्या हो गया, कोई आदमी कहीं जा ही नहीं सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ. खूब समझ लीजिए अच्छे से. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पहले ये वैलिड होगा, बाद में वॉइड होगा. एक होता है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये कभी एग्रीमेंट में कन्वर्ट ही नहीं होता है, ना ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट मतलब हो गया जैसे माइनर्स
एग्रीमेंट है तो माइनर का एग्रीमेंट ही वॉइड होता है। ये वॉइड अब इनिशियल होता है, इनिशियल स्टेज से ही वॉइड होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस होता है। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पहले वैलिड होता है, बाद में किसी वजह से वॉइड हो जाता है। यहीं पे एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, कभी कभी होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट। ये दिया है सेक्शन 23 में कि इलीगल कब होगा, जब किसी लॉ ने मना किया हो। जैसे सेक्शन 23 हम आगे डिटेल में देखेंगे, इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो ये क्या होगा, इलीगल होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में और इलीगल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वॉइड तो वॉइड है, और इलीगल भी हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड तो वॉइड है, इलीगल भी हमेशा क्या होगा, वॉइड ही होगा। लेकिन फिर भी एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मेजर डिफरेंस होता है। वो मेजर डिफरेंस क्या होता है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज द कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वॉइड इज वैलिड बट the collateral contract of illegal is also void। अच्छे समझ लीजिए, void का कोलेट्रल वैलिड हो सकता है, लेकिन इलीगल का कोलेट्रल भी हमेशा क्या होगा, void ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने ए से कहा कि आप मुझे जो है वो 10,000 रुपये दो। अब इस 10,000 रुपये का मैं क्या करूंगा, इस 10,000 रुपये से मैं थर्ड पर्सन कोई है, मान लीजिए जेड, उसके साथ मैं एक एग्रीमेंट करूंगा। अब ये जो बी है ये हमसे कहता है कि वो तो माइनर है, और माइनर के साथ अगर कोई आप करते हैं तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। इवन देन मैं क्या करता हूँ, उससे वो 10,000 रुपया ले लेता हूँ और माइनर के साथ एक मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ। अब देखिए जो माइनर से मेरा है वो मेन है कॉन्ट्रैक्ट, और इधर जो होगा मेरा ये क्या हो जाएगा, कोलेट्रल हो जाएगा। तो माइनर से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये क्या है, वॉइड है, क्योंकि माइनर से एग्रीमेंट ही वॉइड होता है। माइनर से अगर आप करेंगे वो कुछ कंडीशंस है जिसमें वैलिड होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल रूल ये है कि माइनर्स के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होता है। अब ये वॉइड है, लेकिन उस वॉइड होने की वजह से ये 10,000 रुपया हमें इसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड का जो ये कोलेट्रल है ये वैलिड होता है। लेकिन अगर ये इलीगल होता तो इलीगल का कोलेट्रल क्या हो जाता, ये वॉइड हो जाता। फिर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने मान लीजिए किसी से 10,000 रुपये लिए, और किस बात के लिए, मैंने कहा कि इन 10,000 रुपये से मैं किसी पर्सन को सुपारी दूंगा, उससे मैं इस व्यक्ति का मर्डर करवाऊंगा। अब मान लीजिए हमने जो है जेड को पैसा दिया कि तुम जो है के को मार दो। अब जेड के साथ मेरा जो एग्रीमेंट है ये मेन एग्रीमेंट है, अब ये जो है ये कोलेट्रल है। अब यहाँ पे ये इलीगल है, तो इलीगल का जो कोलेट्रल है ये भी वॉइड होगा। मतलब यहाँ पे ये हमारा जो जेड के साथ किया है हमने, उसे मार दो, वो तो वॉइड है ही। दूसरा जिससे हमने 10,000 रुपये लिए हैं वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। वैलिड, ये किस हिसाब से हम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वॉइडेबल और वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस हमने बता दिया। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द ऑफरी इज इन नॉट पोजिशन टू चेंज द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, और वी कैन से द ऑफरी इज नॉट इन पोजिशन टू बार्गेन। फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जिसमें जो ऑफरी है उसके पास कोई चांस नहीं होता है कि वो कोई भी बार्गेन कर पाए, अपनी कोई बात रख पाए। जो सामने से ऑफर आया है उसके पास ऑप्शन है, या तो एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर ले या डिनाई कर ले, उसमें वो कोई बार्गेन, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कोई पर्सन मान लीजिए जाता है रेलवे स्टेशन पे, पूछता जाके कि मान लीजिए हमको जाना है सहारनपुर, कि सहारनपुर का टिकट कितने का है, और वो बताता है मान लीजिए 100 रुपये का है। अब ये खड़ा होकर कहे कि ऐसा करो 90 रुपये ले लो हमसे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन।
अब फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्वासी टेस्ट, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, इसमें एक चीज हो सकता है आपने ना ध्यान दिया हो, इसको ज़्यादा देखिएगा। देखिए एक्सप्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेस मीन्स इन राइटिंग, और वी कैन से एक्सप्रेस मीन्स इन वर्ड्स, वेदर द वर्ड्स आर इन राइटिंग और ओरल। एक्सप्रेस का मतलब होता है जब वर्ड्स के द्वारा किया गया हो, चाहे वो लिख के किया गया हो चाहे बोल के किया गया हो। इम्प्लाइड, अब इम्प्लाइड में आप ये कह सकते हैं इम्प्लाइड मीन्स नॉट एक्सप्रेसली, ये वर्ड्स में क्लियर नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए अभी तक तो हम ये समझते थे, या आप भी समझते होंगे कि इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय द कंडक्ट, अगर हम किसी अपने कंडक्ट से कोई चीज़ करते हैं तो वो इम्प्लाइड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी वो पूछ देते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। टेसिट जो होता है ये होता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब बाय कंडक्ट क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है, हमें जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम बोल के ही कहें। जैसे अगर किसी से हमने, जैसे मन एक मूवी थी आमिर खान की, आपने देखा हो, तो उसमें वो मनीषा से कहता है कि अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम इस कलर का सूट पहन के आ जाना, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी हाँ है। तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, उसका उस कलर का सूट पहनना ही उसकी क्या है, एक्सेप्टेंस है। और ये एक्सेप्टेंस उसने अपने कैसे दिखाई है, अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से उसने दिखा दी है। या आप देखते हैं कि कुछ ऑटो वाले चिल्लाते रहते हैं स्टेशन स्टेशन स्टेशन। अब हमसे पूछेंगे तो जाके नहीं कि तुम स्टेशन जा रहे हो, जब वो चिल्ला रहा है इसका मतलब वो स्टेशन जा रहा है। अगर हम जाके उसके ऑटो में बैठ गए बिना कुछ कहे, इसका मतलब हमने अपने कंडक्ट से अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है कि हम अपने स्टेशन जाना चाहते हैं। तो टेसिट तो होता है वो बाय कंडक्ट होता है। इम्प्लाइड जरूरी नहीं है कि बाय कंडक्ट ही हो, क्योंकि इम्प्लाइड जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, इम्प्लाइड है, और ये कंडक्ट से नहीं होता है। ठीक, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम आगे डिटेल में भी देखेंगे इसको, अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जनरली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल एनी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम इसको कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में ना तो इसमें ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉ ऐसा कहता है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ऐसी ऑब्लिगेशन डाल देता है कि आपको माना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ये जो पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन को अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लेने दिया जाएगा, कि मेहनत किसी और ने की है, फ़ायदा आप ले रहे हो। जैसे किसी की अगर आपको, जैसे नॉन ग्रेजुएस थिंग इसमें है, ये 68 से लेके सेक्शन 72 तक पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोई मिस्टेक से हमें कोई चीज़ मिल गई तो अब लॉ हम पे ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि आप उसकी वापस कीजिए अगर आपको पता है कि ये किसकी है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या क्या फॉर्मेशन, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस मतलब इन वर्ड्स, वेदर द वर्ड्स आर इन राइटिंग और ओरल। इम्प्लाइड हो गया, इम्प्लाइड में क्या होता है, वर्ड्स नहीं होते हैं, ये लॉ द्वारा ऑब्लिगेशन से हो सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये लॉ ऑब्लिगेशन देता है। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, वो क्या कहलाता है, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी ये एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटरी होता है, बायलेटरल होता है और यूनिलेटरल होता है। अब देखिए एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है द कंसिडरेशन हैज बीन गिवन बाय द बोथ पार्टीज। एग्जीक्यूटेड मतलब एग्जीक्यूट हो गया है, कि अगर कंसिडरेशन दोनों पार्टीज ने दे दिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्लेस एन ऑर्डर in Swiggy and I have paid the amount and Swiggy give me the order. In this particular example both parties or both the considerations has been given. जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ऑर्डर किया, ठीक है, और ऑर्डर किया हमने, और ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, हमने उसको पेमेंट कर दिया और उसने आके हमें
हमारा चीज़ दे दिया के, तो दोनों कंसिडरेशन क्या हो गए, दे दिए गए हैं, तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि बोथ द कंसिडरेशन हैव टू बी गिवन, कि अभी कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया, दोनों कंसिडरेशन देने बाकी हैं। जैसे मान लीजिए फिर हमने एक कोई ऑर्डर किया, और ऑर्डर जो किया वो हमने क्या कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। ठीक, अब हमने जब कैश ऑन डिलीवरी किया, इसका मतलब हमने भी कंसिडरेशन अभी नहीं दिया है, और उसने अभी हमें ऑर्डर भी आके नहीं दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी कहलाएगा, कि इसमें दोनों कंसिडरेशन अभी देना बाकी है। इसके बाद यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल में होता है कि अगर केवल एक ही पार्टी को ऑब्लिगेशन बियर करनी है अभी, तो वो यूनिलेटरल हो जाएगा, और बायलेटरल का मतलब होता है दोनों पार्टीज को अगर ऑब्लिगेशन बियर करना है तो वो बायलेटरल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, ठीक, उसको कुछ चीज़ें अभी ऐसी लगेंगी कि ये नहीं समझ में आ रही हैं। एक्चुअली में है क्या, ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आगे हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे अब आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे जब भी आप दोबारा इस लेक्चर को सुनेंगे, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जो स्टूडेंट्स जो है उनकी तैयारी हो चुकी है, कोचिंग भी कर रहे हैं, बाकी भी कर लिया है, तो उसके लिए क्या है कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है रिवीजन के लिए। आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है, लेकिन अब आप क्या कीजिए, इस लेक्चर को केवल आप सुन लीजिए, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट आपको लगता है कि ये कुछ चेंज है, उसको अप एंड डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर इस पे हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम ऑफर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको लगता हो कि इसको कुछ और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई सजेशंस आप देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में या मोबाइल पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये ज़रा भी काम में आ सकता है आपके, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्सक्यूजेज लेंगे तो एक्सक्यूजेज ही मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये 100% आपके काम में आएगा, लेकिन अगर ये लेक्चर्स आप सुन लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दिए, जिससे रोज के रोज आप ये लेक्चर देखते रहें। थैंक्स अ लॉट।